हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 29 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। मैं बताऊंगा इसका पर्पस और किस तरीके से ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करता है। ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है WHO ने इनफर्टिलिटी गाइडलाइंस को दिया है। मैं बताऊंगा वो इनफर्टिलिटी गाइडलाइंस हैं क्या, साथ ही साथ मैं बताऊंगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसको फॉलो किया जाएगा। फिर मैं आपको PYQs दिखाऊंगा, कैसे ऑपरेशन सागर बंधु से कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, साथ ही साथ कैसे इनफर्टिलिटी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आरबीआई ने एक कॉन्सोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस को दे रखा है, या इसको और आसान कर दूं तो आरबीआई ने कुछ मास्टर डायरेक्शंस दे रखा है जो यूनिफॉर्मली हर उस एंटाइटी के ऊपर काम करेगा या हर उस एंटाइटी के ऊपर अप्लाई होगा जिसका रेगुलेशन आरबीआई कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको मास्टर डायरेक्शन कहा जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा एक की समरी कि ये मास्टर डायरेक्शन का जो फीचर्स है वो क्या क्या है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी एंटाइटीज हैं जिसको रेगुलेट आरबीआई करता है। साथ ही साथ इससे कनेक्टेड जो PYQs पूछे गए हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है समुद्रयान मिशन के ऊपर। आपको पता होगा समुद्रयान मिशन किस चीज के ऊपर बात करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि समुद्रयान मिशन क्या है। और अभी ये जो आर्टिकल बात कर रहा है ये कहता है समुद्रयान का जो टेस्ट है वो डीले हो चुका है। मैं बताऊंगा आखिर ये डीले क्यों हुआ, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ यहीं पे आपको मैं UNCLOS के बारे में, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया का जो सीपीआई बास्केट है उसमें हाईएस्ट वेटेज फूड की है। अब ये चीज क्या दिखाती है आपको मैं वो समझाऊंगा। जो बाकी देश हैं उनकी सीपीआई बास्केट में हाईएस्ट वेटेज किसका है, जैसे यूएसए की बात की जाए, यूके की बात की जाए, तो इन डिटेल डिस्कशन करूंगा। अब आप नोटिस करोगे यहां पे बात फूड के ऊपर हो रही है, तो GS 324 में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। अब यहां पे आप नोटिस करोगे जो भी मैं आपको ये आर्टिकल समझाऊंगा, इन आर्टिकल्स के पॉइंट्स का सहारा लेकर के आप इस क्वेश्चन में वो पॉइंट्स को डाल पाओगे आसानी से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की मीट होने वाली है, जहां पे फोकस होगा S-400 की प्रॉपर डिलीवरी को मेंटेन रखना। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ये है कि हम S-500 को एक्वायर करने के ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गुनिया में जो 5th कूप जब हो गया, होने के बाद क्या करंट सिनेरियो है वहां का, यह आर्टिकल उसके ऊपर है। बेसिकली प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर बात करता है। यहां पे आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैसे यूपीएससी यहां से क्वेश्चंस को पिक करता है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहले आर्टिकल को बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प भाषा में आपको समझाता हूं मैं। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है सागर बंधु नाम से। क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि श्रीलंका में साइक्लोन आया था जिसका नाम दितवा है। अब ये जब हुआ तो वहां पे एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर कही जाएगी ये, तो जीएस पेपर 3 के लिए काफी रिलेवेंट हो जाएगा। अब ये होने के बाद इंडिया ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिया श्रीलंका को और एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया सागर बंधु नाम से। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिलीफ सप्लाई डिलीवर की जाएंगी, पर्टिकुलरली जो इसमें आपका INS या शिप्स यूज हो रहे हैं, दैट इज INS विक्रांत और INS उदयगिरी। अब यहां पे एक और जो एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है, हम कैसे कर दे रहे हैं, क्या हम ऐसे ही कर दे रहे हैं या कोई पर्पस है उसके पीछे। तो पर्पस है हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत हम ये सारी असिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है आपके जीएस पेपर 2 के लिए, जो हमारे नेबरहुड रिलेशंस होते हैं वहां पे ये पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है, इस वजह से आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। साथ ही साथ जो महासागर विजन होता है जिसमें म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स के ऊपर बात होती है, ये विजन ऐसा है, तो उसके अंतर्गत हम श्रीलंका की मदद कर रहे हैं। तो एक आसान सी भाषा में समझो तो आप कह सकते हो कि हम इंडिया श्रीलंका के साथ कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट पावर की बिल्डिंग कर रहे हैं। पैसे के साथ साथ हम असिस्टेंस दे रहे हैं ताकि इमोशनल लेवल पे हमारा अटैचमेंट बना रहे। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट चाइना के रेफरेंस में आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि चाइना की भी नजरें कहीं ना कहीं श्रीलंका के रिगार्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि श्रीलंका को जो इस तरह से मदद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन फ्यूचर हमारे फेवर में भी हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक मूव हो सकता है। ठीक है, चलो
अब मैं बताता हूँ यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अब देखिए, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज, तो किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है? तो आपको पता होगा ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 26 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया ऑपरेशन सागर बंधु किसके रिगार्ड में है? वो साइक्लोन को हटा के बोल देंगे वॉल्केनो, वो बोल देंगे अर्थक्वेक। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सागर बंधु पर्टिकुलरली श्रीलंका में जो साइक्लोन आया उसमें असिस्टेंस, मदद देने के लिए ये इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन है। इंडियन नेवी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इनफर्टिलिटी के ऊपर। अब आपको पता है इनफर्टिलिटी का मतलब होता क्या है? तो डब्ल्यूएचओ ने देखा कि जो वुमेन्स में इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, तो उसी को टैकल करने के लिए उसने कुछ गाइडलाइंस दिया है। आपको पता होना चाहिए जितनी भी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा नहीं कर सकती कि आ करके नेशन पे एक रूल करना स्टार्ट कर दें। वो सिर्फ गाइडलाइंस देती हैं, या कह सकते हो एडवाइजरी सजेशंस को देती हैं। वो देश के ऊपर डिपेंड करता है, माने चाहे ना माने। तो यहाँ पे ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया गया है कि किस तरीके से हम इनफर्टिलिटी को कहीं ना कहीं टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज रखी गई कि भैया इनफर्टिलिटी की जो केयर है उसको सेफ, चीप और फेयर फॉर ऑल बनाना होगा। ठीक है, उन्होंने मतलब डब्ल्यूएचओ के रिगार्ड में बोल रहा हूं, कंट्रीज देशों से कहा है कि भैया आप जो आपकी फर्टिलिटी सर्विसेज है ना उसको नेशनल हेल्थ सिस्टम में जोड़ दीजिए। बेसिक सी मतलब अगर समझोगे तो जो नेशनल हेल्थ सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, अलग अलग हेल्थ सर्विसेज होती हैं। तो उसमें कह रहे हैं फर्टिलिटी सर्विस को भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनफर्टिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफी भी तो इंपैक्ट होगी। अगर डेमोग्राफी इंपैक्ट होगी तो इकोनॉमी भी इंपैक्ट होगी। तो ये बेसिकली डब्ल्यूएचओ का कहना है। साथ ही साथ यहाँ पे इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए जो डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे टोबैको हो गया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, इनको भी कहीं ना कहीं ट्रीट करने के ऊपर बात कही है डब्ल्यूएचओ ने। उन्होंने सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के ऊपर बात कही गई है, जिससे ग्रेजुअली मूव किया जा सके एडवांस मेथड के ऊपर। अगर कोई इनफर्टाइल है तो दूसरे मेथड्स निकाले जाने चाहिए जिससे उसकी फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। अगर नहीं भी हो पा रही तो एटलीस्ट दूसरे मेथड निकाले जा सके बर्थ के लिए। ठीक है, साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो फर्टिलिटी है स्कूल में, पर्टिकुलरली स्कूल्स में या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर में, वहां पे करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिगार्डिंग फर्टिलिटी में। ठीक है, ये चीज कौन कह रहा है? ये डब्ल्यूएचओ कह रहा है। साथ ही साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर भी बात करने की बोलते ना एक सजेशन दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। फिर यहाँ पे क्लिनिकल मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करी गई है। तो इन शॉर्ट अगर देखो तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे सजेशंस हैं जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज को। अब जिस भी कंट्री को फॉलो करना होगा वो कर लेंगे जिनको इनफर्टिलिटी लगेगी अपने देश में। अगर ये सारी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तो कैसे इंपैक्ट करेंगी? पहले तो अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी फर्टिलिटी केयर में, अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रिवेंशन जल्दी हो सकता है। क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो कंजम्पशन कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज़ का हो वो किस तरीके से उनकी फर्टिलिटी पे इन्वर्स इंपैक्ट डाल सकता है, तो वो रुकेंगे ही नहीं। तो अगर प्रॉपर अवेयरनेस होगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हैंडल होगी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने की कहीं ना कहीं बात की गई है, तो इससे क्या होगा आप सोच के देखो, अगर इतना सब कुछ होगा तो क्वालिटी और सेफ्टी भी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है उसका भी रिडक्शन होने की बात है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंप्रूव हो सकती है अगर लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस किया जाएगा, लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाएंगे। इमोशनल और काउंसलिंग सपोर्ट अगर अच्छे से मिलेगा तो मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो कपल्स अफेक्टेड हैं इन सभी चीज़ों से, उनमें मदद मिलेगी। तो इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी तो होता है ना। साथ ही साथ अगर ये चीज़ प्रॉपर तरीके से फॉलो होगी तो बेटर मॉनिटरिंग होगी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स भी और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ बताई आपको। पहली चीज़ बताई कि जो डब्ल्यूएचओ ने इनफर्टिलिटी के ऊपर गाइडलाइंस दे रखी हैं। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई कि वो गाइडलाइंस का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 24 में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड बाय। तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपल सी बात है, आप पढ़ोगे फर्स्ट क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ईयर। क्या ये है? नहीं। आप बोलोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। क्या ये है? सोच के देखो। फिर देखो द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ अ चाइल्ड बियरिंग एज। तो आप देखोगे फोर्थ इज राइट वन, क्योंकि फर्टिलिटी रेट मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बाद में। पहली चीज बात हो रही कि एक महिला अपने पूरे के पूरे चाइल्ड बियरिंग एज में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो जब फर्टिलिटी रेट की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो दो कपल हैं,
जब दो कपल जाएंगे इस धरती से तो यहाँ कितने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब बेसिकली माना जाता है एक एरिया में दो लोग रह रहे हैं और जब वो लोग हटेंगे यहाँ से तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कितनों का आ रहा है, तो बोलते हैं भैया अगर दो लोग हैं और उनके 4 बच्चे हैं तो रिप्लेसमेंट रेट 4 हो गया। तो इंडिया में जनरली रिप्लेसमेंट रेट या फिर पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश में देखो या साउथ इंडियन स्टेट में रिप्लेसमेंट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है और ये चीज़ हाईलाइट की है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने भी। उनका कहना है कि भैया अगर इसी तरीके से कम होगा तो जो हमारी डेमोग्राफी है उस पर काफ़ी इन्वर्स इंपैक्ट पड़ेगा और जब उस पर इन्वर्स इंपैक्ट पड़ेगा तो पॉलिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। तो जब डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो उसमें प्रॉपर सीट्स का एलोकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत ही ब्रॉडर इशू है और यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या कहा बताया गया है WHO के द्वारा जो सजेशंस दिए गए। ठीक है, तो आपको मैंने होलिस्टिक फॉर्म में एक पूरा आर्टिकल समझाया। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आरबीआई के ऊपर बात करते हैं। आरबीआई ने कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शंस दिए हैं, सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली 3500 डायरेक्शंस को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद कंसोलिडेट करके 244 डायरेक्शंस टोटल दिए हैं। ठीक है, अब जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, आप क्या डायरेक्शन दिए हैं, क्यों दिए गए, उसमें बिल्कुल नहीं जाना आपको, फिर भी ओवरव्यू दूंगा। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है, आरबीआई ने किसको दिया है, तो आरबीआई उसी को देगा ना जिसको रेगुलेट करता है। तो 11 टाइप की जनरली एंटाइटीज हैं जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है और भी करता है, केवल ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, केवल 11 ही एंटाइटीज को रेगुलेट करता है। पर्टिकुलरली कमर्शियल बैंक तो करेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट, लोकल एरिया बैंक, आरआरबीज, अर्बन रूरल कोऑपरेटिव बैंक, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है इसको कंट्रोल। जनरली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट लिख देती है यूपीएससी, आपको पता होता है, तो ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो रहा है। एनबीएफसीज भी आरबीआई रेगुलेट करता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, आपको पता हो क्रेडिट जो इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे क्रिसिल देखोगे, क्रिसिल क्या है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, बोलोगे आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेटेड 244 मास्टर डायरेक्शंस दिए गए हैं ये आरबीआई की रेगुलेटेड एंटाइटीज को बेसिकली दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूं। तो यहाँ पे ये डायरेक्शंस एक तरीके से ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आरबीआई को रेगुलेटेड एंटाइटीज के लिए दिए गए हैं, जिसमें क्या बताया गया है, कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर हो सकती है, कंज्यूमर का कैसे प्रोटेक्शन और प्रॉपर फंक्शनिंग की जा सकती है फाइनेंशियल सिस्टम में। यहां पे जो पर्टिकुलर एरियाज कवर किए गए, लेंडिंग नॉर्म्स कैसे होंगे, डिपॉजिट, कैपिटल रूल्स, साथ ही साथ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सबके ऊपर कहीं ना कहीं ये पूरा मास्टर डायरेक्शंस कवर कर रहा है। इसको एक बेसिकली रूल बुक कह सकते हो जो अपडेट की गई है पास्ट के जितने भी डायरेक्शंस थे, जितने भी रूल्स थे, उन सबको एक जहां इकट्ठा करके। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो 21 का क्वेश्चन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्या लिखा है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या ऐसा है, आप सोच के देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, आरबीआई रेगुलेट कर रही है अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक को और यहां एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 and 3 इज द राइट वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 24 का क्वेश्चन, इन इंडिया एनबीएफसीज कैन एक्सेस लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द आरबीआई। तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो कोई ऐसा पर्टिकुलर टूल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आप देखोगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सब क्या है, ये सब LAF का हिस्सा है। तो जो आपकी अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो रेगुलेट किए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा, उनके पास बैंकिंग ऑपरेशंस का लाइसेंस नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग ऑपरेशंस का लाइसेंस मतलब क्या है कि आप डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब बेसिकली आप जो पैसा ले रहे हो उसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट लोगों का खोल सकते हो। तो ये सब अधिकार नहीं होते हैं एनबीएफसीज के पास, तो इस वजह से आरबीआई का LAF विंडो भी नहीं खुला होता है, तो 1 गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड आप पढ़ोगे तो यहाँ पे सेकंड सही है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो जीसेक को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं सेपरेट डेट के लिए। तो क्या सही है, एब्सोल्युटली 2 and 3 इज द राइट वन। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया का जो समुद्रयान मिशन है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जो उसके टेस्ट होने थे वो डीले हो चुके हैं बाय मिड नेक्स्ट ईयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सिंटैक्टिक फोम था फॉर्म फ्रांसियाना, उसका प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया। अब क्या है सिंटैक्टिक फोम, मतलब बहुत ही लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, मटेरियल होता है बेसिकली जो फ्लोट करने में काफ़ी मदद करता है, पूरे के पूरे जैसे आप देख रहे हो ना मशीन, इसमें काफ़ी मददगार होता है। अभी जो मिशन है ये 3 मेंबर का क्रू मिशन है जो 6000 मीटर तक क्या करेंगे, डिसेंड करेंगे। ठीक है, अब ये जब डिसेंड करेंगे तो इसका मेन पर्पस क्या है, डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन करना।
ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ये मैंने क्यों उठाया आर्टिकल, ये भी तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहला पर्पस उठाने का क्या था कि आपको पहले पता हो समुद्रयान मिशन क्या है। डिले तो हो गया है, चलो वेल एंड गुड। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ये इंडिया का पहला मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल मिशन है। मतलब बेसिकली ये आप देख रहे हो, इसके अंदर लोग बैठेंगे और बैठ के जाएंगे समुद्र के बीचों बीच में। यहाँ पे क्या होगा, मेन चीज अगर देखा जाए तो जो स्पेशल स्फीयर है इसका नाम मत्स्य है, ठीक है। अब ये जब होगा, ये क्या करेगा, सबमर्स पूरी तरीके से अंदर जाएगा और जा करके वहां एकदम ग्राउंड के सैंपल्स जैसे सॉइल, रॉक, मिनरल, गैस, हाइड्रेट्स, इन सब के सैंपल्स को डीप सी से लेकर के आएगा। और ये एक लार्जर मिशन का हिस्सा है जिसे डीप सी मिशन कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मिनरल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस होता है वो कौन देता है, तो आप बोलोगे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास ये लाइसेंस होता है। अब ये जब होगा, समुद्रयान मिशन अच्छे तरीके से जब प्रॉपर एक्सप्लोर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक्सप्लोरेशन मजबूत होगा। और जो आपका सी फ्लोर है वहां से रेयर और प्रीशियस मेटल जैसे कोबाल्ट, निकल, कॉपर, मैग्नीज, ये सब निकाले जाने में कहीं ना कहीं मदद हो सकती है। क्योंकि सारे के सारे मेटल्स जो हैं ये ईवीज के लिए, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। और ये माना जा रहा है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है अच्छे तरीके से, तो जो इंडिया की डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज पे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी क्रिटिकल मिनरल के रिगार्ड में। अब 21 क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन। क्या ग्लोबल ओशन कमीशन है? बोलोगे एब्सोल्युटली नॉट। तो कौन है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 और 3 इज द राइट वन। चलो, अब यहीं पे एक बात होती है, जब बात हो रही है सी के बारे में, तो सी के बारे में लॉ क्या होता है, तो उसके जो सी के ऊपर लॉ बना है उसका नाम क्या है, उनक्लॉस, जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ मेन पर्पस क्या है, यहाँ मेन पर्पस ये है कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना कि किस तरीके से ओशियन का कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और वहाँ के रिसोर्सेस को एक तरीके से प्रॉपर हैंडल किया जा सके। तो ये जो आपका अनक्लॉस है प्रॉपर डिफाइन करता है मैरिटाइम बाउंड्रीज को। टेरिटोरियल सी की बात की जाए 12 नॉटिकल माइल्स, फिर यहाँ पे आप, मैंने पूरी सीरीज दे रखी है, ठीक है। अगेन ये आर्टिकल का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक इन डिटेल समझा दिया है कि कैसे आपको समझना है। यहाँ पे और कभी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे कौन है, आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी जो है ये हैंडल करेगा केसेस कभी भी, अगर इस जो आपका ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो प्रोविजंस है अगर उनका वायलेशन होता है तो ये एक ट्रिब्यूनल बेसिकली बनाया गया है। आप नोटिस करोगे इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया इस चीज को रेटिफाई करता है उन क्लॉज को, और उसने ऑलरेडी 1995 में ये किया था। इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, ओशियन का पीसफुल यूज करना, सॉवरेन राइट को बैलेंस करना, साथ ही साथ जो आपकी आगे आने वाली ट्रीटीज थी उसकी फाउंडेशन पड़ी इससे, किसके, जैसे हाई सी ट्रीटीज आप सुनते हो तो उसकी फाउंडेशन कहां से पड़ी, उन क्लॉज से कहीं ना कहीं पड़ी है। ठीक है, 22 का क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, स्ट्रेट अवे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी पूछा गया। आप एक बार सारी की सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा क्यों। यहाँ पे क्या देखिए, establish breadth of its territorial sea up to limit not exceeding 12 nautical miles। अब देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे वो चीजें आपको रिलेट करनी है और रिलेट करके आपको समझने की कोशिश करनी है कि क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है। ठीक है, चलो फिर देखिए 24 में उन क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक बार फिर से इसको पढ़िएगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, उन क्लॉज ऑथराइजेज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक डायरेक्ट एक्शन। ऐसा है क्या, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उन क्लॉज ये नहीं बोलता कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को डायरेक्टली हम वो दे देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तब जरा नोटिस करिए यहाँ पे क्या, बोथ इंडिया एंड यूएसए हैव रेटिफाइड। अगर आप 1 को नोटिस करोगे, 1 अगर गलत हो जाएगा तो आप डायरेक्टली आप आ जाओगे 2 और 4 इज द राइट वन, क्योंकि ये चीज डिफाइन होती है कंडीजियस जोन क्या होता है। साथ ही साथ इंडिया सर्टेन बोलते हैं ना राइट्स टू लैंडलॉर्ड जो स्टेट्स होता है उनको भी उनक्लॉज ग्रांट करता है सर्टेन राइट्स। इंडिया नहीं बल्कि उनक्लॉज ग्रांट करता है कि कभी भी कोई स्टेट अगर लैंड लॉक्ड है, उनके आसपास सी नहीं है, तो उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे। लिखा है बोथ यूएस एंड इंडिया हैव रेटिफाइड, नहीं, ये नहीं सही है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसके ऊपर बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेसिकली बात हो रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली ये समझो कि जो आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मतलब आए दिन आप पूरे सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हो उसके क्या प्राइजेस हैं, तो उसके प्राइजेस की एक वैल्यू निकाली जाती है और एक साल देखा जाता है कि भैया वो उस दिन या उस साल में उसको एक बेस माना जाएगा। जैसे अभी 2025 है तो आज हमने सारे के सारे अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एक
एक लिस्ट बना ली। अब 2027 में अगर हमें देखना है प्राइस तो हम कैसे रिलेट करेंगे, हम देखेंगे 2025 में जब हमने लिस्ट बनाई थी तो उस समय क्या प्राइसेस था और कितना बढ़ गया है बेसिकली। तो ये जो लिस्ट बनती है बेसिकली यहाँ पे आपका जो फूड होता है उसका हाईएस्ट वेट है। अब हाईएस्ट वेट का मतलब क्या है, 48% वेटेज जो है कहीं ना कहीं इंडिया का आता है। मतलब इंडिया ने सीपीआई में फूड को इतना वेटेज दे रखा है। वहीं पे यूएस की बात की जाए तो केवल 15% फूड को दे रखा है। ठीक है, तो ये हाईलाइट क्या करता है, ये हाईलाइट करता है कि इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं लोअर इनकम कंट्रीज में आता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा अपनी इनकम का फूड के ऊपर क्या करता है, खर्च करता है। साथ ही साथ अगर जापान की बात देखें तो वहां पे जापान हाई इनकम कंट्रीज में भी है, लेकिन फिर भी 26% वो अपने फूड के ऊपर खर्चा कर रहा है अपनी इनकम का। अब यहां पे नोटिस करोगे यूएसए का, यूएसए के बारे में कह रहे हैं कि केवल 15% वो देता है अपने फूड के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा वो 44% हाउसिंग पे देता है। मतलब जो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी ऐसी वैसे वैसा कर रहे हैं। तो ये शो क्या करता है, इंडिया अभी भी लोअर इनकम में आता है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हिट होता है इंडिया पे, क्योंकि बहुत तगड़ा वेटेज है यहाँ पे। अब अगर यूएसए की बात की जाए तो वहां पे लोग फूड पे कम बल्कि हाउसिंग पे ज्यादा खर्चा करते हैं। इस वजह से क्या होता है, हाउसिंग जो इन्फ्लेशन होता है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये शो करता है इंडिया कहीं ना कहीं जो रेंट पे स्पेंडिंग है उसकी कम रहती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो लेस है इंडिया की सीपीआई में। अब इससे कहीं ना कहीं लोग चीपर ट्रांसपोर्ट जैसे बाइक, बसेस, ट्रेन को यूज करते हैं और उनका अच्छा खासा चंक फूड के ऊपर जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर मिलने वाले हैं 4 दिसंबर को। यहाँ पे जो की फोकस है वो ये है कि भैया S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी टाइमली डिलीवरी के ऊपर बात की जाएगी। 3 ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं, 2 अभी भी बाकी हैं डिलीवर होना, और चांसेस ये बन सकता है कि हम लोग जो आपका S-500 है उसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर ही बात कर सकते हैं खरीदने की। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताता हूँ। S-400 मतलब समझ लो 400 किलोमीटर, 500 मतलब अप टू 600 किलोमीटर। अब डिफरेंस क्या है, ये मान लो पूरा आपका सिस्टम बैठा हुआ है, तो अगर कोई भी मिसाइल आ रही है तो क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है 400 किलोमीटर पहले ही, और डिटेक्ट करने के बाद यहाँ से मिसाइल लॉन्च करके उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये S-400 हो गया। S-500 जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये आपको पता होगा सुपरसोनिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों में क्या फर्क होता है याद करो, तो आप बोलोगे बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम होती है। अगर एक बार इस मिसाइल को हवा में डाल दिया गया तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये अपने टारगेट पे जाके हिट होगी। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इसको रडार में आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन स्पीड इतनी फास्ट होती है कोई पकड़ ही नहीं पाता इसको। लेकिन S-400 में कहा जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल कर सकती है। S-400 जो है एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स के लिए। क्रूज मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल जो होती है रडार में डिटेक्ट नहीं होती है। साथ ही साथ ये जो होती है इसका जो स्पीड होती है कहीं ना कहीं सबसोनिक स्पीड पे चलती है, और ये रिमोट के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। मतलब अगर एक बार हवा में गई है तो इसकी डायरेक्शंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसी वजह से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में ये बेसिक डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए जो ब्रह्मोस है वो क्रूज में आ रही है, और जो अग्नि मिसाइल है उसे बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। कैपेबिलिटी बात की जाए तो S-500 ज्यादा बोलते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। साथ ही साथ ये ज्यादा फास्ट और हाई एल्टीट्यूड पे टारगेट्स को एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल किसकी बात कर रहा है, आपको पता हो ग्यूनिया और जो बिसाऊ की कैपिटल है वहां पे कूप्स हुए थे, तो 5वां कूप होने के बाद अब वहां पे लाइफस्टाइल थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। अब ये अफ्रीकन जो वेस्ट है अफ्रीका का, वहां पे ये अफ्रीकन नेशंस है बेसिकली। ठीक है, अब बोलो सर इसमें हमें क्या करना होगा, ये आर्टिकल आया क्यों या लिया क्यों गया, तो बेटा ये आर्टिकल लेने का एकमात्र उद्देश्य है कूप। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्यूनिया और बिसाऊ कैपिटल अगर 5वां कूप कह रहे हैं मतलब कूप हो चुका है यहाँ पे। तो आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 क्वेश्चन क्या पूछे, ग्यूनिया, तो यहाँ पे क्या बोलोगे सक्सेसफुल कूप। दिस इज द रीजन मैंने एक चीज पिक की। तो आपको पता होना चाहिए बिसाऊ में भी कहीं ना कहीं कूप के लिए वो जाना जाता है, तो अगर प्लेसेस इन न्यूज पे आता है तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।